आप सबका हरियाणा न्यूज बुलेटिन में मैं आपके साथ आस्था ठाकुर। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जी हां, पहली खबर हरियाणा से है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आई है। पंचकुला में एक ही मुद्दे पर पार्टी के दो गुटों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाईकोर्ट के फैसले के बाद श्रेय की राजनीति तेज हो गई है। इस विवाद में कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आमने सामने हैं। मैं किसी भी कमेंट नहीं करता। दिवाली मनती है, हर सेक्टर में बनाई जाती है। घर में हम तो खुशी मना रहे हैं, उस बात के लिए ऑर्डर अच्छा है उसकी बना रहे हैं। आप मानते हैं कि आपका योगदान है? मेरा कोई पंचकुला की जनता का योगदान है, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी का योगदान है, हमारे नेतृत्व का योगदान है। मैं क्या कह के हटाऊं? दिवाली क्या घर में बनाई जाती है? आज दिवाली हमारे लिए पंचकुला के लोगों हर घर में बनाई जा रही है, हर सेक्टर में बनाई जा रही है, हर कांग्रेस ही मना रहा है। लेकिन आपका परिवार कोई परिवार अलग नहीं, परिवार सुनो जिला कांग्रेस कमेटी आपके सामने जिला प्रधान बैठे। जिला कांग्रेस कमेटी अपना काम करेगी, प्रवक्ता अपना काम करेगा, एडवोकेट अपना काम करेगा, माननीय विधायक अपना काम कर रहे हैं। कोई अलग अलग नहीं है। दिवाली अलग अलग जगह बनाई जा रही है, अलग अलग भाइयों घर होते हैं। देखो ऐसा है जी, मेरी बात, सभी निमंत्रित होते हैं, हो सकता है उसके बाद किसी व्यवस्थाएं होगी। अब सब परिवार एक है। मुझे चंद्रमोहन जी ने कोई शोकत नोटिस नहीं भिजवाया। मुझे सुनो मैं क्लैरिफाई करूंगा। मुझे शोकत डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई प्रदेश कांग्रेस की, उन्होंने नोटिस दिया कि माननीय चंद्रमोहन जी ने आपकी शिकायत की है और आप इसका 7 दिन में जवाब दो, और मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। मैंने जवाब अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी को दे दी। मैंने अपना जवाब डिसिप्लिनरी कमेटी को दे दिया। वो जवाब मेरे और उनके बीच है, वो मैं आपके बीच साझा नहीं कर सकता। जी मैंने कोई मुखालफत नहीं की, किसी की नहीं की, कभी नहीं की। 40 साल से कांग्रेसी हूँ। मैं उनके जवाब आरोपों का जो जवाब था मैं डिसिप्लिनरी कमेटी को दे चुका हूँ। वो जवाब वो देखेंगे मैंने क्या जवाब दिया। निगम चुनाव में खींचतान का असर नहीं पड़ेगा क्या? ये सब क्या खींचतान है? आप वो कह रहे हैं कि रावत साहब जो है पार्टी उन्होंने मेरे मुकाबले की, वो पार्टी के ना रहे। चलो अच्छी बात है जो उन्होंने कहा। मैं तो उसमें मैं उस पर मलकानिया जी, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। जो उन्होंने मेरी शिकायत की, मुझे पार्टी ने नोटिस दिया, मैंने उस पर पार्टी को जवाब दे दिया। अब फैसला पार्टी ने लेना है। चंद्रमोहन जी हमारे आदरणीय नेता है। और चुनाव हुए थे उसमें आपने कांग्रेस के 4 बड़े नेताओं पे आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरी खिलाफत की और उसपे नोटिस भी जारी हुआ है। किस तरह उन्होंने खिलाफत की थी, थोड़ा उसके बारे में बता दें, क्योंकि वो आज की डेट में खुद को मेयर का प्रबल दावेदार भी बता रहे हैं। भैया जो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, ये बात आप भी जानते हो, सारा शहर जानता है कि उन चारों ने क्या किया। मेरे पास कम से कम 150 प्रूफ है। तो कमेटी वो ये मामला दावा ये कर रहे हैं कि हम तो हमेशा कांग्रेस पे हमने मदद की है, उनका तो ये दावा कर रहे हैं। तो मैंने उनको मेरे पास भी किसी का मैसेज आया था, मगर हो सकता है तुमने अपना वोट डाल दिया और कसम खाने के लिए। वो मनसा देवी में खड़े हो गए कहते हैं कि उन्होंने मेरी खिलाफत नहीं की, मैं उल्टा माफी मांग लूंगा उनसे। है हिम्मत तो खाए वहां जाके कसम। उन्होंने खिलाफत की है मेरी, मैं खुद कहता हूँ। पार्टी से निकालने की भी डिमांड है। ये डिसिप्लिन कमेटी ने देख रहा है कि पार्टी की मजबूती किस में है। अगर पार्टी आपसे पूछे कि इन पे क्या एक्शन होते हैं तो आप क्या चाहेंगे? जो पार्टी का परंपरा रही है, जो पार्टी का नियम है, पार्टी उसको फॉलो करेगी। उसके बाद ना तो मैं जा सकता, ना ही कोई कमेटी जा सकती। लेकिन पार्टी में रहेंगे तो फिर आगे भी नुकसान कर सकते हैं। हाँ जी, पार्टी में रहेंगे तो आगे नुकसान। मैंने अपना व्यू पॉइंट रख दिया, बाकी डिसिप्लिन कमेटी ने देख रहा है। 7 दिन का टाइम था, मेरे का 2-3 दिन रहते हैं उनके, वो जवाब दे। वो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं सिर पे, इसलिए चंद्रमोहन जी ने 1.5 साल बाद कह के जबरदस्ती हमें नोटिस दिलवाया। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैंने Day 1 से लिख के दिया हुआ है। हमने पहले दिन से कंप्लेंट मैंने पहले दी, उसके बाद उदय भान जी चेंज हो गए, फिर नए प्रधान आए, फिर भी प्रभारी जी को मैंने लिखा, साथ मैंने वेणुगोपाल जी को लिखा, खड़गे जी को लिखा। ये थोड़ी चल रहा है कि अभी आ गया, तो ये मैंने थोड़ी करवाया, कोई डिसिप्लिन कमेटी तक का ये फैसला है। सर इतनी लेट एंटरटेन की है आपकी शिकायत, आपको लगता नहीं कि भी इतना उससे और लोगों के सामने मिलता है कि पार्टी का खिलाफत करे, नुकसान हुआ? आप देख रहे हैं भैया पहले डिसिप्लिन कमेटी नहीं थी। डिसिप्लिन कमेटी जब बनी है इन्होंने, उसके बाद आदरणीय धर्मपाल मलिक जी विदेश यात्रा में चले गए थे,
तो 3 तारीख को आए, 3 तारीख को आके उन्होंने फैसला दे दिया। जो उन्होंने लेना था, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। तो कोई सूचना है, उन्होंने कोई जवाब दिया उसकी तरफ? मैं इनको क्या सूचना होगी? सूचना तो डिसिप्लिन कमेटी को देंगे। ये सवाल तो आप उनको पूछिए मलिक साहब। तभी मेरे ख्याल 3-4 दिन रहते, उसके बाद पूछ लेना, आप वही बताएं। भिवानी में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर भव्य आयोजन होगा। जी हां, सम्मान एक प्रयास समिति रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगी। जरूरतमंदों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी। यह आयोजन सामाजिक एकता और जागरूकता का संदेश देगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजेश लांग्यान, अध्यक्ष सम्मान एक प्रयास समिति। सभी आदरणीय और सम्मानित मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सम्मान एक प्रयास समिति एक ऐसी संस्था है जो यहाँ पूरे भिवानी क्षेत्र में सर्व समाज को लेकर के, चाहे वो कोई से भी समाज हैं सम्मानित, उनके जो महापुरुष हैं पूजनीय, उन महापुरुष की जयंती पर ये जो समिति है सम्मान समारोह, ब्लड डोनेशन और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करती आ रही है। इसी कड़ी में हम 12 अप्रैल को रविवार को महाराजा अग्रसेन, माफी चाहूँगा, ज्योतिबा फुले जयंती के जयंती के अवसर पर 20वां ब्लड डोनेशन और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें रक्तदान के दौरान युवा जरूरतमंद के लिए रक्तदान करेगा और बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं हैं, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति अपना जो है टेस्ट करवाकर एक समाज में, सोसाइटी में एक संदेश देने का प्रयास करेंगे कि भाई स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। तीसरा जो इसमें रहेगा कार्यक्रम में सम्मान समारोह, जो इस भिवानी क्षेत्र के अंदर जो भी समाज के प्रति समाज सेवी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ऐसी जो संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारी, उनको भी जो है समिति स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करेगी, ताकि वे समाज में जो है और अच्छे से उनका मनोबल बढ़े और वो आगे एक अच्छा कार्य करें। देखिए, आप कोई भी समाज है सम्मानित, वो अपने अपने महापुरुषों की जयंतियों पे कार्यक्रम करते हैं। कोई भी ऐसा समाज अछूत नहीं है जो अपने अपने महापुरुषों के बजाय दूसरे भी महापुरुष की जयंती मनाने का काम करता हो। लेकिन ये जो मंच है सम्मान एक प्रयास समिति, ये सर्व समाज को एक साथ लेकर के उस सम्मानित पूजनीय महापुरुष की जयंती पर इस तरह के आयोजन आयोजित करती आ रही है। तो जैसे मैंने अभी बताया है, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को फुला देवी स्कूल पतराम गेट भिवानी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और आप के माध्यम से हमें जो भिवानी जिला वासी हैं उनको ये संदेश देने का एक प्रयास कर रहे हैं, कभी आप आएं और ये जो है एक मैसेज दें, सोसाइटी में एक संदेश दें। अभी महापुरुष हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं होते, वो एक सर्व समाज के महापुरुष हैं, न कि एक जो है अपने वर्ग के हैं। तो आप सभी से मैं एक अपील करता हूं, सभी युवाओं से, आप युवा सभी आएं और रक्तदान करें ताकि जरूरतमंद की जरूरत है वो पूरी हो सके। और मेरी सभी बुजुर्ग, महिला और बच्चों से भी विनम्र अपील है
कि आप आएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक होने का एक संदेश समाज को दें। और वे भी जो है सोसाइटी जितने भी भिवानी जिले के अंदर बनी हुई हैं उनके पदाधिकारी भी जो है इस कार्यक्रम में आए और ये एक संदेश देने का प्रयास करें आप और हम सब मिल करके। अभी महापुरुष हैं, किसी जाति विशेष के नहीं, वो सर्व समाज के होते हैं। चीफ गेस्ट कौन कौन पहुंचेगा इस कार्यक्रम के अंदर? देखिए, अब तक जितनी भी जयंतियां मनाई हैं, पिछले हमने जो है इस संस्था ने 1 साल के अंदर अंबेडकर जयंती, भगवान परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, महाराजा अग्रसेन जयंती। भिवानी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मुहिम शुरू की गई है। इसे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग उठी है। 21 अप्रैल को एक नए बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस पहल से जागरूकता अभियान को एक नई गति मिलेगी। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार से मांग करी है। हमने हरियाणा के शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को एक पत्र लिखा है कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो मिड डे मील दिया जाता है वो जहर मुक्त मिड डे मील दिया जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती की एक मुहिम हमारे गवर्नर साहब आचार्य देवर जी ने जो स्टार्ट कर रखी है, प्राइवेट स्कूल पूरी तरह से उनका समर्थन करती है और हरियाणा सरकार से ये मांग करती है कि जो बच्चों को मिड डे मील के रूप में जो जहर परोसा जा रहा है वो बच्चों को और टीचर्स को प्रशिक्षण दे, किसानों को भी प्रशिक्षण दे। पर आज ज्यादा पेरेंट्स टीचर की बात को ज्यादा मानते हैं, तो एक प्रशिक्षण दिया जाए टीचर्स को। जैसे हमारे एक सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, उसका जो भी टीचर है उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमारे जो डीपी पीटीआई है उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का ये एक सिलेबस में दिया जाना बनता है कि हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे भारत में जो डीएपी और यूरिया जिस प्रकार से इसकी अंधाधुंध जो फसल को ज्यादा से ज्यादा फसल लेने की लोगों में की होड़ लगी हुई है और वो जिंदगी बर्बाद कर रही है। आप पंजाब में देखिए जहां डीएपी का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, कैंसर की दुनिया भर के पेशेंट है पंजाब में। आप कहीं हरियाणा में भी देखें, कोई हार्ट का पेशेंट हो रहा है, किसी की किडनी फेल है, क्योंकि हम जहर खा रहे हैं। और उस जहर मुक्त खेती को जहर मुक्त बनाया जाना आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि जब जनरेशन नहीं रहेगी तो ये फसल ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को जो बोर्ड प्रशासन जी, प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने 3 दिन पहले प्रदेश की मीटिंग करके फैसला लिया है कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, उन टीचर्स को हम इस कार्यक्रम में भेजेंगे ताकि उनको मोटिवेशन मिले, उनको प्रशिक्षण मिले और वो जाके प्रचार और प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती को लोग अपनाएं। तो इसमें हरियाणा प्रदेश के 5000 शिक्षक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अपनी तरफ से इस कार्यक्रम में लेके जाएंगे और हम आचार्य देवर जी जो महामहिम हैं उनका स्वागत भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रेस्ट हाउस से लेकर के और जो वेन्यू है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कैंपस, वहां तक दोनों तरफ बच्चों को खड़ा करके एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि जो पुरोधा है प्राकृतिक खेती के, उनका सम्मान भी हो और उस चीज को बढ़ावा भी मिले। तो पूरे रेस्ट हाउस से लेके और एजुकेशन बोर्ड तक दोनों तरफ बच्चों की लाइन लगा बनवा के और उनका स्वागत भी करेंगे प्राइवेट स्कूल। और 5000 हमारे अध्यापक अध्यापिका और स्कूल संचालक उस प्रशिक्षण में, जिसका नाम दिया गया है शिक्षा संस्कार और संस्कृति और प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि, तो उसमें क्या नाम दिया गया है? शिक्षा संस्कार संस्कृति और प्राकृतिक खेती। तो उस कार्यक्रम में हरियाणा प्रदेश के 5000 प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स भाग लेंगे और जो भी ड्यूटी बोर्ड प्रशासन द्वारा हमारी लगाई जाएंगी, पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन उनके साथ है। और हम तो सरकार से भी डिमांड कर रहे हैं कि ये प्राकृतिक खेती का एक चैप्टर, एक विषय जो हमारी कृषि की बुक है उसमें दिया जाना चाहिए कि प्राकृतिक खेती के क्या फायदे हैं और ये जो हम जहर खा रहे हैं डीएपी यूरिया,
इसके क्या नुकसान है, ताकि अवेयरनेस का कार्यक्रम प्रदेश में चले और यहाँ का जो किसान है वो अवेयर हो, ताकि बच्चों को आने वाली जो पीढ़ी है वो जीवित रहे। अगर पीढ़ी जीवित नहीं रहेगी, लोग जीवित नहीं रहेंगे तो वो फसलों का कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार का जो काम बोर्ड प्रशासन कर रहा है, तो पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बोर्ड प्रशासन का सहयोग। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लोकल 7 न्यूज के साथ। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क की शुरुआत हमने एक सोच के साथ की, युवाओं को रोजगार की ओर ले जाना, क्योंकि देश की सबसे बड़ी सेवा है रोजगार पैदा करना। आज का युवा नौकरी के पीछे भागते भागते जिंदगी लगा देता है, और स्काई इंडस्ट्रियल पार्क एक नया युग है जहां नौकरी नहीं बल्कि रोजगार पैदा होते हैं। हरियाणा के गोहाना में स्थित यह प्रोजेक्ट फ्री जोन लैंड पर विकसित किया गया है और दिल्ली एनसीआर का सबसे पीसफुल इंडस्ट्रियल लोकेशन माना जाता है, जो सोनीपत, पानीपत, रोहतक और जींद जैसे सभी प्रमुख जिलों के बीचों बीच है। दिल्ली से डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी के साथ 352A जयपुर चंडीगढ़ हाईवे और जीटी रोड सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर हैं। साथ ही मारुति सुजुकी फैक्ट्री खरखोदा के बेहद नजदीक स्थित हैं। ये प्रोजेक्ट 100% कानूनी और सरकारी अनुमोदित है, जहां बिल्डिंग और मशीनरी पर सरकारी सब्सिडी उपलब्ध है और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बैंक लोन की सुविधा भी मौजूद है। यहां रजिस्ट्री, म्यूटेशन और नोसी पहले करवाई जाती है और पेमेंट बाद में ली जाती है, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। केवल 21% पेमेंट पर आपको प्लॉट का इमीडिएट पोजेशन मिलता है और सेल डीड सीधे आपके नाम होती है, जबकि बैलेंस 79% पेमेंट आप 12 इक्वल इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आराम से कर सकते हैं। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क में एंड यूजर्स को प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रीज और गोडाउन्स लगें, और जो निवेशक अपनी फैक्ट्री या गोडाउन बनाते हैं उन्हें 10 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से 65,000 रुपए प्रति माह तक का एश्योर्ड रेंट पूरे 12 महीनों के लिए दिया जाता है। लगभग 100 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 400 से 500 फैक्ट्रीज की क्षमता है, जिससे 4,000 से 5,000 युवाओं को रोजगार देने का हमारा लक्ष्य है। 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा, 15 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, मल्टीपल एंट्री गेट्स, क्लब हाउस, स्पोर्ट्स कोर्ट्स और प्योर देसी फूड जैसी सुविधाओं के साथ यह एक कंप्लीट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। स्काई इंडस्ट्रियल पार्क, आपके भविष्य का मजबूत आधार। आज जुड़िए और कल को मजबूत बनाइए। कुरुक्षेत्र में 11 अप्रैल को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित होगा। जी हां, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कई मंत्री और सांसद भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कहना है कि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सब कार्यक्रम में क्या व्यवस्था? सभी साथियों का सबसे पहले स्वागत है सैनिक समाज प्रांगण में। और 11 अप्रैल 2026 सैनिक समाज सभा के बबैंड लाडवा हलके के अंदर बबैंड क्षेत्र में 8 एकड़ जमीन में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाने जा रहे हैं। और इस महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और उनकी कैबिनेट के मंत्रीगण, हमारे बीच में श्री कृष्ण कुमार जी कैबिनेट मंत्री, श्री श्याम सिंह राणा जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा और श्री कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा और उनके साथ श्री अरविंद शर्मा जी
कैबिनेट मंत्री हरियाणा और कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद श्री नवीन जिंदल जी, हमारे सांसद कुरुक्षेत्र, और उनके साथ श्रीमती सुमन सैनी जी, हरियाणा बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष, ये सभी इस महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती में पहुंच रहे हैं। और इनके साथ सैनी समाज सभा से हमारे गणमान्य व्यक्ति, समाज के उद्योगपति और सभी सर्व समाज से गणमान्य व्यक्ति और कुरुक्षेत्र की सभी संस्थाओं के प्रधान और उनके पदाधिकारीगण और पूरे हरियाणा से हमारे समाज के गणमान्य व्यक्ति इस महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती में बबैन के अंदर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में कहां से समाज के लोग आएंगे? समाज के लोग मुख्य तौर पे हमारा कुरुक्षेत्र जिला और कैथल आसपास के लोग उसमें रहेंगे, लेकिन जो गणमान्य व्यक्ति हैं, संस्थाओं के प्रधान हैं, समाज के सभी जुड़े व्यक्ति, वो हरियाणा से भी पहुंचेंगे। कोई मांग रहेगी कि मुख्य? और इसके अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के साथ साथ हम बम्बैन के अंदर सैनी समाज सभा की ओर से वहां पर सावित्रीबाई फुले महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से वहां संस्थान स्टार्ट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो उसके अंदर उस दिन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा वहां पर शिक्षण संस्थान का शिलान्यास होगा। और इस शिलान्यास के अवसर पर पूरा समाज, सैनी समाज सभा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का और सभी हमारे अति विशिष्ट व्यक्तियों का और विशिष्ट व्यक्तियों का और पूरे समाज से, सर्व समाज से आए लोगों का सैनी समाज उनका सम्मान करती है। वहां पहुंचने पर अभिनंदन करेगी और उनका स्वागत करेगी। साथ में सबसे बड़ी बात, अपने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में हम सबको उस दिन बधाई देंगे और उनका वहां पर स्वागत करेंगे। और इस शिक्षण संस्थान से पूरे इलाके को फायदा होगा। घोषणा हो सकती है दलित समाज के लिए? क्योंकि ये महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है और हमारे बीच में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे हरियाणा के राजा वहां पर पहुंच रहे हैं और कैबिनेट के मंत्री, वो प्रजा के लिए जो भी वहां पर घोषणा करना चाहेंगे वो मुख्यमंत्री जी के विवेक पर होगा। और समाज तो हमेशा, क्योंकि पहले भी हर साल महात्मा ज्योतिबा फुले या हमारे महाराजा सूरसैनी जयंती मनाते हैं और उसमें सभी लोग इकट्ठा होकर उसको मनाया जाता है और उसमें हमेशा राजा, प्रदेश के राजा हमेशा उसमें सहयोग। कुरुक्षेत्र में सीआईए 2 ने हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है। जी हां, 20 मार्च को नहर से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। पुलिस ने पंजाब के लालडू निवासी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी ने व्यक्ति के हाथ पैर को बांधकर उसे नहर में फेंक दिया था। बीस 3/2026 को थाना इस्माइलाबाद में प्रगट गोताखोर का फ़ोन आया था कि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो डल्ला माजरा साइफन है वहाँ पे एक डेड बॉडी है जो तैर रही है। उसकी इन्फॉर्मेशन पे वो इस्माइलाबाद
थाना से SHO साहब और दूसरे कर्मचारी मौका पे पहुंचे। उन्होंने सीन ऑफ क्राइम टीम को वहां बुलाया और गोताखोर की मदद से जब इसको डेड बॉडी को बाहर निकाला तो इसके बॉडी के दोनों हाथ और दोनों पैर बंधे हुए थे। और जब बॉडी का अच्छे से मुआयना किया, उसके कपड़े वगैरह देखे तो उसके हाथ पे सौदा लिखा हुआ था। तो उससे बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स उससे नहीं मिले और ना ही उस दिन उसकी पहचान हो पाई। लेकिन क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे इसलिए 302 का मुकदमा उस दिन हमने दर्ज कर दिया था मर्डर का। और बाद में फिर इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने हर जगह मैसेजेस भेजे, जितने ग्रुप हैं हरियाणा पुलिस के उसमें ग्रुप में इसकी फ़ोटोएं डाली। और कई दिन बाद फिर हमें पता लगा कि ये लड़का जो है ये गोल्लू माजरा गांव पड़ता है लालड़ू थाना में जो, और इसका ज़िला है SS मोहाली, वहाँ का ये लड़का है। जब हमने वहाँ सौदा, क्योंकि इसके हाथ पे लिखा हुआ था, वहाँ हमने पता किया जाके कि यहाँ पे इस गांव में सौदा रहते हैं जो सरनेम है, तो वहाँ ढूंढने पे पता लगा कि उसकी फ़ोटो दिखाई कि ये लड़का यहीं इसी गांव का है। फिर हमने इसके घर वालों से संपर्क किया, उनसे पूछा कि तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि हमारा लड़का जो है वो 12 तारीख से घर से गायब है, जिसको हम अपने तौर पे तलाश कर रहे हैं। जब उनसे पूछताछ की कि क्या तुमने उसकी कोई गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई है, तो उन्होंने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखवाई हुई थी। इसके अलावा हमने उनसे अलग अलग पूछताछ की। उन्होंने बताया कि काफ़ी समय से जो इस लड़के का दिमाग मतलब टाइम टू टाइम चल जाता है, कभी ठीक भी हो जाता है और दवाई चल रही है इसकी। और ये जब इसके दिमाग चलता है तो उसमें घर वालों से मारपीट करता है, बच्चों से भी मारपीट करता है और कई दिन इनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है। तो ये सारी बातें जब हमें पता लगी, गांव वालों से भी पूछताछ करी, तो गांव वालों ने कईयों ने कहा कि शायद इसके घर वालों ने ही तंग आके इसका मर्डर किया है। फिर हमने वहाँ से CCTV फुटेज हमने चेक किए तो फाइनली हमें एक CCTV फुटेज मिले 12 तारीख के, जिसमें ये दोनों भाई, इसके जो मृतक के बड़े भाई राजेंद्र और राकेश, इसको मोटरसाइकिल पर लेके जाते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर हम इन दोनों को बुला के सख्ताई से पूछताछ की तो ये दोनों मान गए कि हम 12 तारीख को ये दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के दवाई की इसको हैवी डोज दे दी थी। और जब ये दवाई की डोज ले लेता था, क्योंकि इसको फिर अपनी होश हवास नहीं रहता था, और इसको लेके फिर ये इधर ठोल वाली साइड नहर के पास आए, जो साइफन से थोड़ा सा आगे। पहले इन्होंने इसको पटड़ी पे बिठा के पहले दोनों के हाथ बांधे, फिर उसके पैर बांधे, क्योंकि उन्होंने आते आते वो एक प्लास्टिक की रस्सी खरीद ली थी और हाथ पैर बांध के इन्होंने इसको नहर में धक्का दे दिया था। तो बाद में, क्योंकि कई दिन बाद फिर ये बॉडी हमें मिली थी 20 तारीख को। अब हमने इन दोनों लड़कों को अरेस्ट किया है। दोनों भाई हैं सगे, राजेंद्र और राकेश, ये दोनों शादीशुदा हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया। और ये जो छोटा भाई था इनका, ये अनमैरिड था। इन्होंने बताया कि क्योंकि काफ़ी समय से ये इसके दिमाग में खराबी थी और ये इसी वजह से घर में सभी से मारपीट करता था। इनकी मदर की पहले ही डेथ हो चुकी है, बाप इसके पास सोता था लड़के के, और कई बार रात को उठ के इसके पिता के साथ मारपीट करता था और इनके बच्चों के साथ भी कह मारपीट करता था। अभी पिछले दिन इन्होंने कई दिन हॉस्पिटल में इसको एडमिट रखा और जब लेके आए वापस तो उस दिन फिर मारपीट करी। और हालात से तंग आके इन्होंने बता रहे हैं ये कि इसलिए हमने दोनों ने सोचा कि चलो इसका मर्डर ही कर देते हैं ताकि आइंदा ये हमें तंग ना करे। तो इस प्रकार इन दोनों ने मिलके छोटे भाई का मर्डर किया है। आज हम इन दोनों लड़कों को कल हमने अरेस्ट कर लिया था, कोर्ट में पेश किया है और 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया हमने, क्योंकि इनसे निशानदेही करानी है जहाँ पे ये लेके गए थे, जहाँ पे इन्होंने इसको फेंका था, जहाँ से रस्सी खरीदी थी और जिस मोटरसाइकिल पर लेकर आए थे वो बरामद करनी है। तो 2 दिन का रिमांड लिया है और रिमांड के दौरान ये सारी चीज़ें रिकवर करेंगे और इनसे पूछताछ करेंगे गहनता से कि मृत्यु का, मर्डर का कोई और कारण तो नहीं है। यही बात। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।